नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। साथियों, आज एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, वो है हिंदू अविभक्त परिवार। इस टॉपिक को आज के वीडियो में हम डिटेल करेंगे। हिंदू अविभक्त परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते हैं HUF के नाम से। करदाता का एक ये स्टेटस है जो आयकर कानून के तहत दिया गया है। साथियों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, टैक्स की चोरी करना एक अपराध है कानूनन, लेकिन टैक्स की प्लानिंग करके विधि सम्मत उपायों से टैक्स को बचाना कोई अपराध नहीं है और आप ऐसा कर सकते हैं। जिस तरीके से वेरियस सेक्शंस में आपको डिडक्शंस दी गई है, मान लीजिए आपने कोई जीवन बीमा प्रीमियम है उसका भुगतान किया है, उसकी आपको छूट मिलती है। साथ ही साथ आपने कोई मेडिक्लेम का प्रीमियम यदि पे किया है तो उसकी भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। कोई मकान किराए का भुगतान है, उसकी छूट मिलती है। तो ये सब एक विधि सम्मत प्रावधान है जिनके अंतर्गत आप अपने कर को बचा सकते हैं। अपनी कर की जो देयता है, लायबिलिटी है टैक्स की, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है कि वो जितने भी कर प्रावधान हैं जिनसे वो अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सके, उसको उपयोग करना चाहिए। अकाउंटिंग फील्ड में होने के नाते साथियों, आप सभी को इन प्रावधानों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी तरीके का एक प्रावधान है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक स्टेटस जिस तरीके से इंडिविजुअल का होता है, फर्म का होता है या फिर कंपनी का स्टेटस होता है, इसी तरीके से HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग से स्टेटस होता है। HUF की अलग से रिटर्न फाइलिंग की जा सकती है। तो पूरा वीडियो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि किस तरीके से HUF का गठन किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। वीडियो समझने के लिए पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को लेके जो भी आपकी राय है उस पर भी अपना कमेंट है वो ज़रूर करके मुझे बताएं। HUF का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये साथियों कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कहीं पे जॉब कर रहा है और उसकी वेतन से आय है, मान लीजिए वो 4.5 लाख रुपए का उसको वेतन मिलता है या 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। तो वेतन से जो कर योग्य आय है उस पर मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत कोई टैक्स लायबिलिटी उनकी नहीं बनती है। लेकिन मान लीजिए कोई पैतृक संपत्ति है जो उन्होंने किराए पे दे रखी है और उस संपत्ति से, जो पैतृक संपत्ति किराए पे दी गई है, उससे उनको किराया प्राप्त होता है जो कि है मान लीजिए 30,000 रुपये प्रति माह। तो जो ये 30,000 रुपये प्रति माह का किराया है, यदि HUF का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है तो किसी इंडिविजुअल के ही खाते में उसको ऐड कर दिया जाएगा और उनकी कर देयता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यदि इन्होंने HUF का क्रिएशन किया हुआ है तो ये जो किराए की आमदनी है, जो पैतृक संपत्ति से किराया प्राप्त हो रहा है, इसकी आमदनी है, उसको वो HUF के अंडर में क्लेम कर सकते हैं और इंडिविजुअल टैक्स की लायबिलिटी है उस पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं साथियों कि HUF का इसके अलावा और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए हिंदू अविभक्त परिवार HUF, इसके द्वारा कोई बिज़नेस किया जाता है, कोई भी बिज़नेस, जैसे कि आप बाकी फर्म्स इंडिविजुअल या कंपनी के स्टेटस में कर सकते हैं, वो सभी व्यापार आप HUF के अंडर में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यापार आप कर रहे हैं जो कि रन किया जा रहा है HUF के द्वारा, तो उस व्यापार से जो भी आय होगी उसको भी आप HUF के अंदर में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जब आप HUF की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस व्यापार से जो भी आय हुई है उसको आप HUF में शो करेंगे। इंडिविजुअल जो आपकी रिटर्न जा रही है इनकम टैक्स की, उस पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे जिस तरीके से इंडिविजुअल के केस में मौजूदा प्रावधानों के तहत 2,50,000 तक की आय अभी कर मुक्त है, तो 2,50,000 तक की आय HUF की भी कर मुक्त होगी। इसके बाद यदि 2,50,000 से 5 लाख तक है आय
तो भी उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। यदि व्यापार की आय 5 लाख रुपए से अधिक है और एचयूएफ के द्वारा कोई डिडक्शंस जो वेरियस इंडिविजुअल्स को मिलती है, उस डिडक्शंस में कोई क्लेम करने के हकदार यदि एचयूएफ है तो वो डिडक्शंस का क्लेम भी कर सकता है। तो है ना मज़ेदार साथियों कि एक ही व्यक्ति एक अलग स्टेटस का निर्माण करके अपने कर देयता को विधि सम्मत तरीके से कम कर सकता है। मतलब इस तरीके से जो आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं ये पूरी तरह से विधि सम्मत है, कोई इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब साथियों बात आती है कि एचयूएफ का गठन कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन, जिसके परिवार में उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। तो ये जो 4 यूनिट है या जो 4 सदस्य हैं परिवार के, ये सब मिलके एक एचयूएफ का गठन कर सकते हैं। यानी कि एचयूएफ है इन 4 सदस्यों को मिला के बनाया जा सकता है। व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो चाहे वयस्क हैं चाहे अवयस्क हैं, इससे उनकी परिस्थिति यानी कि स्टेटस जो है उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वयस्क और अवयस्क सदस्य सभी एचयूएफ के सदस्य हो सकते हैं। एचयूएफ के जो सहभागी या मेंबर्स हैं इनको को पार्टनर कहा जाता है, अंग्रेजी में शब्द है को पार्टनर। एचयूएफ के सदस्य होते हैं। अब जिस तरीके से किसी कंपनी में डायरेक्टर होता है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है या सीएमडी होता है, इसी तरीके से एचयूएफ का जो मुख्य व्यक्ति है वो होता है कर्ता। यानी कि जो परिवार का मुखिया है वो एचयूएफ का कर्ता होता है। वही सारे फैसले लेता है, वही बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है। कर्ता चाहे तो परिवार के बाकी सदस्यों में से किसी को भी बैंक अकाउंट ऑपरेट करना या बाकी जो संचालन संबंधी गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए वो ऑथोराइज कर सकता है। मुख्य रूप से जो मुखिया है वो परिवार का कर्ता होता है, उसी के पास सारी शक्तियाँ निहित होती है। अब गठन कैसे किया जाए? 4 सदस्य हो गए जिनको मिला के एचयूएफ का गठन किया जा सकता है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ये करना है कि एक डीड तैयार करनी है जिसको कि गिफ्ट डीड कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक एफिडेविट देना है एक निर्धारित धनराशि के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। उसके बाद आप डीड का गठन करेंगे। राजस्थान में जो प्रचलित अभी स्टाम्प ड्यूटी है वो है कि आपको यदि राजस्थान में एचयूएफ का गठन करना है तो आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे वो डीड का निर्माण करना है। बाकी राज्यों में हो सकता है कि ये जो स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो कुछ और हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। इस गिफ्ट डीड में आपको एचयूएफ के जितने भी मेंबर हैं, सहभागी हैं या को पार्टनर जिनको हम कह सकते हैं, उन सभी सदस्यों की उसमें विवरण दिया जाता है कि ये सदस्य है, ये मुखिया है जो करता है। इसके बाद उनकी पत्नी का नाम, उनका पता और उनकी आयु। इसी के साथ उनके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, सन है डॉटर है, वो सब, उनकी आयु और उनका पता, ये सब चीज़ें आपको डीड में मेंशन करनी है। जब ये डीड आपने तैयार कर ली है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, इसके बाद आपको किसी नोटरी पब्लिक से इसको नोटराइज कराना है। आप खुद साइन कर देते हैं इस पर डोनर और डोनी, यानी कि जो गिफ्ट डीड बनेगा उसमें एक डोनर होगा और एक डोनी होगा, तो दोनों के साइन हो जाएंगे, नोटरी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी गिफ्ट डीड है ये तैयार हो जाती है और इस गिफ्ट डीड की फ़ोटोकॉपी लगा के आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गिफ्ट डीड की फ़ोटोकॉपी के साथ में जो करता है उनका आधार कार्ड भी लगाया जा सकता है। तो आधार कार्ड और गिफ्ट डीड इन दोनों की कॉपी से आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। जब भी आपके पास इनकम टैक्स विभाग से पैन कार्ड आपको अलॉट कर दिया जाता है तो आपका एक सेपरेट एचयूएफ का स्टेटस है वो रेडी हो जाता है। अब मान लीजिए आप जो भी व्यापार करना चाह रहे हैं उस व्यापार की यदि कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं या कुछ आवश्यकताएं हैं तो वो आपको अलग से पूरी करनी होती है, जिसको हम कह सकते हैं उप पंजीयन या सब रजिस्ट्रेशंस। मान लीजिए एचयूएफ कोई ऐसा व्यापार शुरू करता है जहाँ पे उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो ट्रेड नेम से लिया जाएगा
वो HUF का एक सब रजिस्ट्रेशन हो गया। HUF कर्ता के नाम से बनाया जाता है। मान लीजिए इस केस में मोहन है वो कर्ता है, तो यहाँ पे मोहन कुमार HUF इसके नाम से HUF का गठन किया जाएगा। लेकिन जब वो व्यापार कुछ करना शुरू कर रहे हैं तो व्यापार का नाम है, जो ट्रेड नेम है, वो इससे अलग हो सकता है। जो वो चाहें अपनी मर्जी से अपने ट्रेड नेम को रख सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यवसाय शुरू किया है तो मोहन ऑटोमोबाइल्स उसका नाम रखा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का यदि उन्होंने व्यापार किया है तो मोहन ट्रांसपोर्ट रख सकते हैं, या इसी तरीके से कोई भी नाम जो वो चाहें अपनी रुचि के अनुसार ट्रेड नेम रख सकते हैं। GST की यदि लायबिलिटी है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना है ट्रेड नेम से। इसके अलावा जैसे राजस्थान में यदि आपकी GST की लायबिलिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यापार को लेके, या आपका मान लीजिए टर्नओवर जो है वो निर्धारित सीमा से कम है जहाँ पे आपकी GST की लायबिलिटी नहीं बनती है, तो आपको राजस्थान शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। इसके बाद आप ट्रेड नेम जो भी आपका है ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी देके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से HUF का फॉर्मेशन है वो किया जा सकता है। बहुत ही एक उपयोगी टूल है साथियों, आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, कई बार आपने देखा होगा मार्केट में आता है कि काम कम मिल पा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं एक वजह है कि जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इस चैनल पे। अब जब आपको ऐसी चीज़ों को पता होगा तो मार्केट में जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप काम सर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको एक नई संभावना का रास्ता नज़र आएगा कि हाँ मुझे ये आता है, तो मैं इस चीज़ को भी अपने क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्टिंग जो क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, और उनसे बदले में आपको अपनी कंसल्टेंसी फीस कह लीजिए, रेम्यूनरेशन कह दीजिए, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अपने फील्ड में बेहतरी के लिए आपको लगातार अपने आप को अपडेट करते रहना होता है, नई नई जानकारियाँ हासिल करनी होती है। जो ज्ञान आपके पास अभी है उसको आपको बढ़ाते रहना होता है। जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, आपके पास नए नए काम की जो संभावनाएं हैं वो खुल जाती है और आप बेहतर तरीके से अपनी आजीविका है वो चला सकते हैं। आपकी आमदनी के नए नए रास्ते हैं वो खुलते जाते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जो भी आपकी राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी हाजिर होता हूँ आपके लिए किसी और टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।